Now let us see the history of electromagnetic waves. First, in the year of 1865, Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves on the basis of Maxwell's equation, जिसमें बोला क्या गया that electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other in a region if either electric field vector or magnetic field vector variation is producing the other. Variation is producing the other. अगर एक प्रोड्यूस हो रहे, एक के वेरिएशन की वजह से दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमेशा ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे. ठीक है. दिस वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड इन द ईयर 1865. देन आफ्टर अराउंड 22 years in the year 1887, Hertz experiment demonstrated electromagnetic waves radiation as well as detection in lab. After 22 years after predicting the theory, the first experiment was designed which showed that EM waves can be propagated in the space. जब उन्होंने एक बार दिखा दिया, so उसके बाद there were multitude of experiments which were performed, like in the year of 1894, J.C. Bose demonstrated EM waves of short range having wavelength approximately 5 mm to 25 millimeter. बहुत शॉर्ट रेंज की उन्होंने EM वेव्स को डेमोन्स्ट्रेट किया. आफ्टरवर्ड्स इन द ईयर 1896, Marconi's explained how electromagnetic waves can propagate for large distance. And finally, in the year 1899, almost at the end of the century, Marconi's demonstrated successful transmission and reception of electromagnetic waves
at a distance of 50 kilometers. ठीक है. Now let us see the Hertz experiment, which was performed in the year 1887. This was the very first experiment demonstration of the electromagnetic waves, radiation and detection. यहाँ पे लिया क्या, हमने दो प्लेट्स ली, प्लेट P1 और प्लेट P2, which were your metal plates. इन मेटल प्लेट से दो मेटल की रॉड्स हमने यूज की. Two metal rods were used, and at the end of this metal rods आपने दो छोटे metal spheres को यूज किया, जिनके बीच का सेपरेशन भी क्या है, बहुत स्मॉल. These two are metal spheres at very small separation. अब जो दो हमारी मेटल प्लेट्स हैं P1 और P2, those metal plates are behaving as a capacitor. दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट्स हो गई. ठीक है. These two plates are connected to a very high voltage supply. These are connected to high voltage supply. हाई वोल्टेज AC सप्लाई के अक्रॉस अगर आप कनेक्ट करोगे, सो आपका जो कॉम्बिनेशन जो है ये एज एन इंडक्टर भी बिहेव करेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आपकी करंट की या पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा. और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सो उसको अपोज करने के लिए कोई भी डिवाइस एज ए इंडक्टर बिहेव करेगा. ठीक है. एंड ड्यू टू द वेरी लो सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स X एंड Y, द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द एयर, एंड इन आयनाइज्ड स्फीयर इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोड्यूस. क्या हुआ, जब आपने हाई वोल्टेज सप्लाई दिया, बहुत छोटा स्पेस था आपके मेटल स्फीयर्स के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. सिग्मा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मेटल स्फीयर. स्फीयर का साइज छोटा था, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा था. रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जितना ज़्यादा हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा हाई होगा. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुआ, वो मीडियम को ज़्यादा पोलराइज करने की टेंडेंसी रखेगी. मीडियम पोलराइज होने के बाद अगर ब्रेकडाउन से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो मीडियम के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको आयनाइज कर देगा. मतलब नेगेटिव चार्जेस को और पॉजिटिव चार्जेस को सेपरेट कर देगा. और जैसे ही ये सेपरेट होंगे, सडनली जो भी आपका चार्ज है वो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, फ्लैश के साथ मूव करेगा और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क. Now since the inductance between the plate is very low, as all the rods and the conducting wires are conducting, so what you will say that this combination, ये जो हमने ऊपर जो combination जो बनाया है ना, this combination will behave as an LC circuit. ये एक LC सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे हमारे पास एक तरफ तो होगा इंडक्टर, दूसरी तरफ हमारे पास लगा होगा कैपेसिटर. दिस इज माई प्लेट P1 एंड दिस वन इज माई प्लेट P2. डन. ठीक है. नाउ विल सी, ड्यू टू द लो वैल्यूज ऑफ द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. क्योंकि हमने LC ऑसिलेशन में देखा था कि दोनों के बीच में एक रेजोनेंस की कंडीशन आती है, और रेजोनेंस पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा, वो आती है √1/LC. और अगर मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो वो लीनियर फ्रीक्वेंसी x किसके बराबर आएगा? 1/2π√LC. यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू बहुत लो होती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो अप्रॉक्सीमेटली जो आपको मिलती है, इट कम्स आउट टू बी इन द रेंज ऑफ 10⁶ to 10⁸ हर्ट्ज. इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आपके चार्जेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं. इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ चार्जेस क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं. और चार्जेस अगर आपके ऑसिलेट किए, चार्जेस अगर ऑसिलेट करेंगे, तो चार्जेस के ऑसिलेट करने की वजह से सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी. नाउ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी इंटरसेप्टेड बाय एन आइडेंटिकल सेट ऑफ मेटल स्फीयर्स. by an identical set of metal spheres. ठीक है. So we will say that due to the high frequency variation of the electric field and the magnetic field,
in spark because of the oscillating charge, electromagnetic waves are radiating in the surrounding. Now if the gap of the detector coil, जो हमने दूसरा सर्किट जो रखा, ये कौन सा सर्किट कहलाएगा? डिटेक्टर कॉइल. इस डिटेक्टर कॉइल में भी दो मेटल स्फीयर्स हैं विच आर अलाइंड पैरेलल टू द दोज मेटल स्फीयर्स बिटवीन द हर्ट्ज कॉइल. ठीक है. सो अगर स्पेसिंग को भी आपने डिटेक्टर कॉइल में मेटल स्फीयर्स के बीच की स्पेसिंग को एग्जैक्टली उतना ही कर दिया जितना आपका ओरिजिनल सेटअप में था, सो दोनों सेटअप के बीच में हमारे पास रेजोनेंस आ जाएगा. दोनों सेटअप के बीच में क्या आएगा? रेजोनेंस आएगा. मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपके चार्जेस हर्ट्ज कॉइल में ऑसिलेट कर रहे थे, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपके पास डिटेक्टर कॉइल में भी चार्जेस ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को डिटेक्टर कॉइल में डिटेक्ट कर लेंगे. समझ में आया? पक्का? So that was the experiment for the hertz. Now let us see the nature of electromagnetic waves. As we have seen while studying the history of the production of the electromagnetic waves, that not only a single scientist was involved in the developing the theory, but many scientists were there. Maxwell थे, Hertz थे, J.C. Bose. इन सभी फिजिसिस्ट ने मिलके एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ जनरल जो उन्होंने थ्योरी प्रेडिक्ट की, उस थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है? दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर. सबसे पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर. ट्रांसफर्स नेचर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर थे. सो इन दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, the electric field vector and the magnetic field vector are perpendicular to each other. Both of them are perpendicular to each other and sinusoidally varying with time. Sinusoidally varying with time. And wave propagate in direction normal to both electric field vector and magnetic field vector, both electric field vector and magnetic field vector. समझ में आया? ठीक है. ट्रांसवर्स नेचर जो भी आपकी वेव, हमने कल और पिछली क्लासेस में क्या देखा था कि वेव्स दो टाइप की थी, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स थी जिसमें आपको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. सो वहाँ पे फर्दर आपके पास दो टाइप की वेव्स आई थी. एक जिसमें आपकी वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती है, जैसे वेव्स इन द स्ट्रिंग. और दूसरी वेव्स जिसमें आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, वहाँ पे वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल की ऑसिलेशन दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होती है. वो तो थी आपकी मैकेनिकल वेव्स. नॉन मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती है हमेशा, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर आल्सो साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. सो इन दिस केस जो आपके पास वेरिएशन था, वो वेरिएशन कैसा था? साइनोसॉइडल वेरिएशन. सो इन एवरी केस ऑफ देम वी मे राइट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन एज E नॉट टाइम्स साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड B को हमने क्या लिखा? B नॉट टाइम्स साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी. द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट अगर हम ये माने हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अगर मूव करिए, सो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा, या फिर आप लिख लो जे कैप, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो हमारा जेड डायरेक्शन में होगा, या फिर आप उसको लिख लो के कैप. ठीक है. देन द सेकेंड थिंग, the relation in amplitude of the electric field and magnetic field in the electromagnetic wave.
ये जो रिलेशन जो हमें दिया गया, दिस रिलेशन वॉज दैट ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी. The relation in amplitude of electric field and magnetic field ठीक है. And the third point, the speed of electromagnetic wave in free space is given by c is equal to 1 upon under root of mu naught into epsilon naught. ठीक है. सिंस म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट, म्यू नॉट की वैल्यू बताओ कितनी आती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती है, 8.85 इंटू 10⁻12. यूनिट्स आप यहाँ से खुद लिख लीजिएगा. जब आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को डालते हो सी की वैल्यू पे, सो द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी कम्स आउट टू बी 2.9987 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, which is approximately equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. समझ में आई बात? ठीक है. Now let us see and prove that the electromagnetic waves are transverse in nature. ठीक है. So for this, firstly on the coordinate axis, which is shown in the diagram, x, y and z axis, let us assume that the electromagnetic wave is traveling along the x direction. जो हमारी EM वेव जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है. ठीक. सो फॉर दिस आई एम एज्यूमिंग अ क्यूबॉइड लाइक दिस, और इस क्यूबॉइड को मैंने अपनी एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन कर लिया. इस तरीके से मैंने अपनी क्यूबॉइड को अलाइन किया. नाउ हियर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज वेरिंग विद फंक्शन एज वेल एज टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम का फंक्शन तो होना था क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, और जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलॉन्ग द एक डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही थी, हमारी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होगा. ठीक है. सो इफ Ex, Ey and Ez आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then for the cuboid surface as shown in the figure, we have from Gauss law, जितनी फील्ड लाइन, गॉस लॉ क्या बोलेगा कि थ्रू एनी क्लोज सरफेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी इक्वल टू 1 upon epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज विच इज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस. जो मैंने रेड कलर का डॉटेड क्यूबॉइड जो माना है, इसको मैं अपना गॉसियन सरफेस मान सकता हूँ. इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है, 0. इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है क्या, नहीं रखा. तो फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड शुड बी इक्वल टू 0. क्यों? एज नो चार्ज इज एनक्लोज्ड इन इट. हाँ या ना? ठीक है. जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सिर्फ एक्स और एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही थी, क्योंकि हमारी EM वेव भी एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है. सो यहाँ से मैं साथ में एक चीज़ और बोल सकता हूँ, क्या कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इन वाई डायरेक्शन एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन EZ आर नॉट चेंजिंग with y and z. We can say that दो अलग अलग डायरेक्शन ले लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं y डायरेक्शन की. सो
इन वाई डायरेक्शन, देखो वाई डायरेक्शन और यहाँ पे मैं जो मेरा क्यूबॉइड है इसके अलग अलग पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं. सो लेट दिस इज ए बी सी एंड द ओरिजिन इज डी, देन ई, या ओरिजिन को ओ ही लिख लो, ओरिजिन को ओ लिख लो. दिस पॉइंट इज डी, ई, एफ एंड जी. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे वाई डायरेक्शन में है उसको लिख लिया ई वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी जेड डायरेक्शन में जो है उसको लिख लिया ई जेड. सो वाई डायरेक्शन में हम बात कर रहे थे. सो इन द वाई डायरेक्शन यू विल से कि मेरा फ्लक्स वाई डायरेक्शन में जितना ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही फ्लक्स नीचे की तरफ जा रहा होगा, बिकॉज नेट फ्लक्स तो जीरो है. सो विल से द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए ई एफ बी, ए बी ई एफ शुड बी इक्वल टू द फ्लक्स इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन जो हमारे सरफेस ओ सी जी डी से पास कर रहा होगा. मतलब कौन सा? वो फ्लक्स जो मेरे टॉप सरफेस में से जो पास कर रहे हैं उसका ऑपोजिट फ्लक्स मेरा बॉटम सरफेस में से पास कर रहा होगा. बॉटम सरफेस कौन सा? ये वाला. ठीक है. सो लिख लो वाई डायरेक्शन के लिए. इन वाई डायरेक्शन यू विल राइट दैट द फ्लक्स इन ए बी ई एफ शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू ओ डी जी सी. सिमिलरली अगर मैं z डायरेक्शन की बात करूं, जो फ्लक्स मेरा टॉप सरफेस से जा रहा होगा कौन सा? ए बी एफ ई, वो मेरा बॉटम सरफेस से जा रहा होगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं z डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में बताओ जो मेरा पॉजिटिव z डायरेक्शन में जो फ्लक्स जो जा रहे हैं कौन से सरफेस है? सरफेस देखो बी एफ जी सी, ये वाला सरफेस. इस सरफेस से जितना फ्लक्स मेरा पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहा होगा उसका ऑपोजिट फ्लक्स मेरा नेगेटिव z डायरेक्शन से जा रहा होगा. तभी तो नेट फ्लक्स जीरो होगा. हाँ या ना? ठीक है. तो z डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख लेंगे बताओ? फ्लक्स थ्रू बी एफ जी सी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लक्स ऑफ ओ ए ई डी, ओ ए ई डी. समझ में आई बात? ठीक है. अब जो हमारा टोटल फ्लक्स था वो क्या होना चाहिए था? जीरो. मतलब जो फ्लक्स हमारा रिमेनिंग दो सरफेसेस से बच गया, कौन कौन से सरफेस? ओ ए बी सी और ई एफ डी जी. कौन से दो सरफेस? इसको हटा रहा हूँ. और हमारे पास सरफेस कौन से बचे? एक सरफेस बचा ये वाला, और दूसरा सरफेस कौन सा बचा? ये वाला. सो इन दोनों सरफेसेस का भी फ्लक्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो लिख लेते हैं इसको. हम क्या लिखेंगे? एज टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड इज जीरो, therefore flux through OA BC plus flux through EF GD should be equal to zero. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या? अगर मैं OABC वाला सरफेस देखूं और EFGD वाला सरफेस देखूं, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है. दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? अलग है. और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स का फंक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है. मतलब एट द लोकेशन ऑफ द सरफेस OABC, let us say that this surface is at a location of x1 and the surface EFGD, this is at a surface, this is at a coordinate x2. So electric field का स्ट्रेंथ दोनों सरफेस पे क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है. टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए था? जीरो. सो अगर मैं OABC का अगर फ्लक्स लिखूं, OABC का फ्लक्स लिखूं, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? EX1
कितना मैग्नीट्यूड है E, और सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे x1। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा कहाँ जा रहा है, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन। और एरिया कितना हम मान लेते हैं S, प्लस फ्लक्स थ्रू EFGD, वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है EX2, और एरिया कितना है S, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो यू विल राइट दैट EX2 माइनस EX1 इंटू S शुड बी इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या मतलब बनता है कि EX1 EX2 के बराबर रहा होगा। इट इम्प्लाइज दैट EX1 शुड बी इक्वल टू EX2। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, बिकॉज क्यूबॉइड तो आप किसी भी डायमेंशन का ले सकते हो। क्यूबॉइड किसी भी डायमेंशन का ले सकते हो, वहां पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा हो सकता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा हो। सो दिस सेज दैट दिस इज नॉट पॉसिबल as it is not static field। static field तो है नहीं, continuously टाइम वेरिंग फील्ड है। टाइम वेरिएशन की वजह से दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन दोनों जीरो जरूर हो सकते हैं। तभी तो हुआ ना। सो देयरफॉर EX1 एंड EX2 शुड बी इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल तो होंगे, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 0। नॉन जीरो मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। बात समझ में आई, सिर्फ और सिर्फ तभी हमारी वाली कंडीशन पॉसिबल है। सो thus in above analysis it is clear that along the direction of propagation of EM wave, along the direction of propagation of EM wave, electric field does not have any component, बात समझ में आई। एंड सिंस अगर इसके पास कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग, in direction perpendicular to direction of propagation। अब जो चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोली, सेम वही चीज हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बोल सकते हैं। सो सिमिलरली we can state this for magnetic field। Hence EM waves are transverse in nature। बात समझ में आई। समझ में आया EM वेव को हमने कैसे ट्रांसवर्स प्रूव किया। नाउ लेट अस सी द रिलेशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा यही था ना, सबसे पहले तो क्या था, ट्रांसवर्स नेचर पे। तो दूसरा प्रेडिक्शन क्या था, that there is a relation between the magnitude of the electric field and the magnetic field, जो कितना था, E0 upon B0 is equal to C। So now also in this case let us assume that you have a electromagnetic wave, EM wave, which is propagating in the x direction। EM wave हमारी x direction में मूव कर रही है।
So electric field vector and magnetic field vector, they will be a function of x as well as t. They will be function of x as well as t in such a way that E is equal to E naught sine of kx minus omega t and B is equal to B naught sine of kx minus omega t. फर्क क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो से फॉर एग्जांपल हो रहा होगा इन y डायरेक्शन, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन का होगा इन z डायरेक्शन. ठीक है, इट मीन्स along the y axis my electric field vector is changing and along the z axis my magnetic field B is continuously changing. Now here I am taking a surface A, B, C, D which is shown in the figure in such a way that AB, CD is in the XY plane. AB का जो x coordinate जो है that is x1 and CD वाली लाइन का जो x coordinate है that is x2. ठीक है, so from Faraday's law of electromagnetic induction any loop ABCD, since ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी तो वहाँ पे Faraday's law वैलिड होगा. Faraday law ने क्या बोला था that the rate of change of the magnetic flux will be equal to induced EMF and that induced EMF is equal to integral of E dot dl. So we may write that integral of E dot dl vector should be equal to minus d phi b by dt. और जो हम इंटीग्रल जो कर रहे हैं वो एक क्लोज लूप में करते हैं. तो हमने क्लोज लूप कौन सा लिए, ए बी सी डी. यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूँ, किसको लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लिखूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूँ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फॉर द क्लोज लूप ए बी सी डी कैन बी ब्रोकन इनटू 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. कौन कौन से, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल वेक्टर फॉर ए बी प्लस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर for BC plus integral of E dot dl vector for CD plus integral of E vector dot dl vector for DA. चार अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. ठीक है, अच्छा यहाँ पे डी फाई बी ये वाला जो हमारा टर्म है, ये टर्म क्या बता रहे, दिस टर्म इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप ABCD. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू A B C D. ठीक है, सो हमने E डॉट डी एल को चार अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर लिया. अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, अगर मैं BC वाले पार्ट की बात करूँ, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी y डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो ये बताओ BC के किसी भी पोर्शन पे अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी, लेकिन लेंस वेक्टर कहाँ पे है, अलॉन्ग B to C. सो लेंस वेक्टर कहाँ पे वेरी कर रहा होगा मेरा, BC वाली डायरेक्शन के लिए लेंस वेक्टर कहाँ पे वेरी करेगा, इन दिस डायरेक्शन. और इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के क्या गई, परपेंडिकुलर. BC के लिए मेरा लेंस वेक्टर कहाँ पे है, फ्रॉम B to C, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन. तो दोनों आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर. सिमिलरली DA के लिए अगर मैं लेंस वेक्टर देखूंगा तो वो D से A की डायरेक्शन में होगा लेंस वेक्टर, लेकिन A से D वाले पोर्शन में भी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ. तो दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए. अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए BC वाले पोर्शन के लिए एज वेल एज AD वाले पोर्शन के लिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0. दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0. सो BC के लिए आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, एज वेल एज DA के लिए भी आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूं, A से B तक देखो, A से B तक जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. इधर देखो डायग्राम में, जो मेरा A से B वाला पोर्शन है, यहाँ पे एट द लोकेशन ऑफ x1 मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही ऊपर की तरफ होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, EX1. C से D के लिए एट द लोकेशन x2, सिंस लोकेशन मेरी सेम है इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, EX2. फर्क किस पे पड़ेगा, लेंस वेक्टर पे. A से B के लिए अगर मैं DL वेक्टर देखूंगा तो वो DL वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ. और अगर मैं C से D के लिए देखूँ तो वो लेंस वेक्टर C से D की डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा. मतलब A से B के लिए E वेक्टर और DL वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में,
लेकिन सी से डी के लिए ई वेक्टर और एल वेक्टर दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तरफ ए बी के लिए तो डॉट प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन सी डी के लिए हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस विल बिकम इक्वल टू ई x1 इंटू से फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द एज्यूम्ड सरफेस ए बी सी डी। यहाँ पे इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ है L1 और ये वाली लेंथ है L2। ए बी वाली लेंथ कितनी है, L2, और ए से डी वाली लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो आपको गिवन है L1। ये अगर हम एज्यूम करें, सो ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फॉर द पाथ ए बी विल बी इक्वल टू ई x1 इंटू L2, और दूसरे वाले पाथ के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ ई x2 इंटू L2। ठीक है, L2 दोनों में कॉमन आएगा, ई x1 क्या आएगा, ई नॉट साइन ऑफ के एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x1, और सिमिलरली ई x2 में जब हम एक्सप्रेशन पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, x2। सो सिंप्लीफाई करने पे यू मे राइट क्या आएगा, ये आपके पास सिंप्लीफाई करने पे लिखो, ई नॉट इंटू एल साइन ऑफ के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ के x2 माइनस ओमेगा टी। समझ में आया? ठीक है, नाउ आई एम रिलेटिंग दिस इन अनदर वे ऑल्सो। सिंस मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, तो वहाँ पे आपका फॉर द सेम पोर्शन ए बी सी डी जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही थी। याद है जेड डायरेक्शन में हमने क्या ड्रॉ की थी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की थी। तो जो मेरा ए बी सी डी वाला जो लूप जो है, इस लूप में अगर मैं वाई एक्सेस से किसी भी डिस्टेंस एक्स पे जाके डी वाई वेट का एक स्ट्रिप लूँ, डी वाई वेट का क्या ले रहा हूँ, एक स्ट्रिप एज्यूम कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ये मैंने स्ट्रिप एज्यूम किया, एंड आई विल नाउ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस स्ट्रिप। स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, dx एट ए डिस्टेंस ऑफ x। So the magnetic flux which is through this elemental strip, इस elemental strip में से magnetic flux कितना होगा, d phi b which will be given by b into area of the strip। लेंथ कितनी थी हमारे, सॉरी ब्रेड्थ कितनी है इस वाले एलिमेंट की, L2, और विड्थ कितनी है dx। सो एरिया कितना हो जाएगा, L2 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे b को हम क्या लिख सकते हैं, b नॉट, और किसी भी डिस्टेंस x पे जाके लिखा है, सो दिस कैन बी रिटन एज b नॉट L2 साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी एक्स। ये मेरा क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंटल स्ट्रिप। अगर मुझे टोटल लूप ए बी सी डी में से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, so the total magnetic flux through loop ABCD, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ डी फाई, मतलब इंटीग्रल ऑफ बी नॉट L2 साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर डी एक्स को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम लोकेशन x1 टू लोकेशन x2। ठीक है, ये बताओ कितना आएगा सॉल्व करके, बी नॉट और L2 तो हमारे इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, सो x का कोफिशिएंट जो होगा वो हमारे इंटीग्रल साइन से बाहर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो माइनस के आ गया, और साथ में क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे हमारी इंटीग्रल की लिमिट क्या रहेंगी, फ्रॉम x1 टू x2। तो इसके सिंप्लीफाई करोगे, सो क्या लिखोगे, माइनस बी नॉट L2 अपॉन के टाइम्स कॉस ऑफ के x2 माइनस ओमेगा टी
माइनस कॉस ऑफ के x1 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर दोनों रिलेशन को अगर हम इक्वेट करें, जो हमारे पास रिलेशन आया यहाँ पे ई डॉट डी एल का हमने जो फैराडेज लॉ है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो रेड कलर में किया, और जो राइट हैंड साइड जो था जहाँ पे आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हो वो कहाँ पे निकाला हमने, इधर। दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे, दोनों को क्या करो, इक्वेट करो। सो इक्वेट करने पे हमने यहाँ पे डी फाई निकाला है, और इसको अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें डी फाई बी बाई डी टी निकालना था ना। सो नाउ इफ यू विल कैलकुलेट डी फाई बी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और टाइम का कोफिशिएंट जो है माइनस ओमेगा वो इंटीग्रल साइन से सॉरी डेरिवेटिव साइन से बाहर न्यूमरेटर में आएगा। सो दैट विल कम आउट टू बी माइनस बी नॉट एल टू ओमेगा अपॉन के टाइम्स साइन ऑफ के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ के एक्स वन माइनस ओमेगा टी। एक तो कॉस का नेगेटिव आया, कॉस का डेरिवेटिव, और ओमेगा टी का एक नेगेटिव वहां से भी बाहर आया, तो दोनों नेगेटिव मिलके तो पॉजिटिव हो गए। सो ओरिजिनल नेगेटिव साइन जो था वो मेरा रहेगा। ठीक है, और चाहो तो साथ में एक काम और कर लो, क्या कि नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। सो एक टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों रिलेशंस को इक्वेट करो। तो मैं दोनों रिलेशंस, कौन कौन से रिलेशंस को इक्वेट कर रहा हूं, यहाँ पे जो मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो निकाला है, एक तो मैंने लिया ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन को दोबारा लिख देते हैं, ये रिलेशन मेरा यही आया है, और मेरे पास मैक्सवेल्स लॉ क्या बोला था, ये चीज़। सो इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है पहली वाली इक्वेशन, और जो मेरी राइट हैंड साइड जो है वो है दूसरी इक्वेशन। दोनों को इक्वेट करो। सो साइन के एक्स वन माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स टू माइनस ओमेगा टी, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और साथ में यहाँ पे मेरे पास ई एल टू था, दिस वॉज इक्वल टू ई एल टू आया था ना। ठीक है, सो दोनों को इक्वेट करो। सो इक्वेट करने पे आपके पास टर्म जो बचेगी वो क्या बचेगी, ई नॉट एल टू शुड बी इक्वल टू बी नॉट एल टू इंटू ओमेगा अपॉन के। एल टू से एल टू कैंसिल आउट होगा, और ई नॉट अपॉन बी नॉट किसके बराबर आएगा, ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के क्या होते हैं, स्पीड ऑफ द वेव। सो दिस इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास रिलेशन क्या प्रूव हुआ, डेट ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ प्रोपगेशन किसका, ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव।